दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का दूसरा अध्याय होगा आपका। और जो भी 11th 12th के टीचर बनने वाले हैं उनके लिए तो होगा ही, ऐसे एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ऑल एग्ज़ाम के लिए क्या है, वेस्ट है। चलिए देखते हैं कि एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। ये स्टार देख रहे हैं, स्टार वाला यहाँ पर डिनोट करता है इसको। तो शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया नाम जो है यूनान भाषा के दो शब्द से बना है। एक बना है मेसोस से, यानी मेसोस का मध्य मतलब होता है मध्य, और एक शब्द है वो है पोटेमोस। पोटेमोस का मतलब होता है यानी नदी। मोसेस का मतलब क्या हो गया? मध्य, और पोटेमोस का मतलब हो गया नदी। इसलिए इसको कहा भी जाता है कि मेसोपोटामिया शब्द जो है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करती है। किस किस बीच की नदी को? तो एक है दजला और एक है फरात। नदी के बीच की उपजाऊ जो धरती है उसको इंगित करती है। मेसोपोटामिया कैसे बना ये यहाँ पर दिया गया था। अब देखते हैं। सब लिखा गया है कि अब यहाँ से शुरू करेंगे। फरात, यूफ्रेट्स और दजला जिसको टाइग्रीज नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश, एक है फरात और एक है दजला नदी। तो यह जो है यह स्थित इस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। आपसे पूछेगा कि फरात और दजला किसके हिस्से हैं? तो इराक के, ठीक है। और मेसोपोटामिया भी इराक में है। चलिए आगे देखेंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं संपन्न समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप कब 2000 ईस्वी सीरिया तथा तुर्की, ठीक है, सीरिया उत्तर सीरिया और तुर्की में 2000 ईस्वी पूर्व के बाद फैला, जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में, यहाँ तक कि मिस्र के फ़ाराओं जो फ़ाराओं है के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखाई पढ़ाई जो है बढ़ी और वहाँ पर होने लगी। लिखाई पढ़ाई जो है होने लगी। और यहाँ हम शहरी जीवन और लेखन के बीच के संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर यह जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ। यहाँ देखिएगा, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। दक्षिण में जब एक बेबीलोन महत्वपूर्ण शहर बना तो यह बेबीलोनिया के नाम से जाना गया 2000 ईस्वी पूर्व। और 1100 ईस्वी पूर्व में जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित किया, उत्तर में कौन? तो असीरियाइयों ने स्थापित कर दिया। 1100 एक 2000 कहेगा तो दक्षिण में जाइएगा और वहाँ पर बेबीलोन को खोजिएगा, और जब 1100 ईस्वी पूर्व में आइएगा तब असीरियाइयों को खोजिएगा। असीरिया इसको कहा जाने लगा था। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी कि सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईस्वी पूर्व के आसपास जब अक्कदी जो है भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। उसके बाद जो है जब अक्कदी यहाँ पर आते हैं तो अक्कदी जो है सुमेरी भाषा का स्थान ले लेता, लेकिन सबसे पहले जो है बोला जाने वाला भाषा सुमेरी ही था। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईस्वी पूर्व, सिकंदर का समय भी पूछ लेता है, याद रखना है यहाँ पर 336 से 323 ईस्वी पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे
जो है अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हो गया 1400, और यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा जो है ये भाषा हो गई। और यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। हिब्रू से मिलता जुलता भाषा जो अरामाइक था। ठीक है, ये पॉइंट है। यहाँ पर है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत 1840 के दशक में हुई। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे कि उरुक और मारी में जिन पर आगे चर्चा होगी, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। भारत में किसी भी स्थल पर इतने समय जो है इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली। इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियों, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाइबल का प्रथम भाग कौन सा है, तो ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है। किसका है? सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। यूरोप के यात्री और विद्वजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे और जब इस क्षेत्र में पुरातत्व खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया। 19वीं सदी के मध्य में मेसोपोटामिया के अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश साम्राज्य पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए अभियान का खर्च, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका टैबलेट की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन मतलब फ्लड की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ अक्षरशः सही नहीं हैं, लेकिन ये इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिकाधिक उन्नत और परिष्कृत होती गई। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियों की अक्षरशः सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे की अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उसमें से अधिकांश इन परिवर्ती अध्ययनों का जो है पर भी आधारित होगा। 1 मिनट में यहाँ पर कुछ बातें हैं, इसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि बाइबल के अनुसार जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ नाम का नोआ ने एक बहुत विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक जोड़ा रख दिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को जीव शूद्र या उतना पीस्टम जो है कहा गया। उतना
प्रिस्टीम कहा गया। इसे यहाँ पर लिखा भी इंग्लिश में भी नाम है कि उतना प्रिस्टीम कहा जाता है। एक को मतलब एक को कहा जाता है क्या, जियोशुद्रा कहा जाता है, और एक को मुख्य मतलब इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं दो हैं। इसमें दो का नाम है, एक है जियोशुद्रा और एक है उतना प्रिस्टीम। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, यह पश्चिम एशिया का चित्र है। पश्चिम एशिया में ये आपको सिंधु नदी इधर का दिख रहा है, ये अरब सागर है, और अरब सागर से निकलता हुआ फारस की खाड़ी, और यहाँ पर ईरान है, ये ईरान का क्षेत्र है। और जो आपको तिकोना दिख रहा है, ये सभी के सभी पर्वत श्रेणी हैं। और यहाँ पर भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ये सारे के सारे हैं। और ये लाल सागर है। नील नदी यहाँ से बहती हुई मिस्र में आपको पता है कि नील नदी बहती है। ये अरबी रेगिस्तान है। ये दृश्य जो है आपको एशिया का दिखाया गया है, पश्चिम एशिया का। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्रियाकलाप 1 में है कुछ बातें कि जल प्लावन के बारे में अनेक समाजों में अपनी अपनी पुराण कथाएं प्रचलित हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की यादों को अमिट रखते हुए अभिव्यक्त करते हैं। इनके जो है बारे में कुछ और जानकारियां का पता लगाने के लिए कहता है, और यह भी बताएं कि जल प्लावन से पहले और उसके बाद जनजीवन कैसा रहा होगा। चलिए दूसरा यहाँ पर पॉइंट अब देखेंगे, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। लिखा गया है कि इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए हैं। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, यहाँ जहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाले छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग जो है एक रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर हम चित्र में भी देखेंगे। अब रेगिस्तान जो है, इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रही हैं। जब इन नदियों में बाढ़ आती हैं अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती हैं। ये मेसोपोटामिया का जो है पर्वत स्टेपी रेगिस्तान और दक्षिण का जो है सिंचित क्षेत्र को दर्शाया गया है। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये कृषि की उत्पादकता का प्रदेश है जो कि सिंचित है। और ये जो रेड कलर का आपको चित्र दिख रहा है, ये वर्षा सिंचित कृषि प्रदेश दक्षिणी सीमा की है। और आपको पर्वतीय क्षेत्र ये सारे के सारे जो असमिया का होबार नदी है, एक ये नदी वाला चित्र देख रहे हैं, ये स्टेपी वाला नदी, ये नदी का चित्र है। और यहाँ पर आपको पर्वत वाले चित्र भी दिखाए गए हैं। और तेल अबू जो है यहाँ पर उरुक उर है, और बेरीलोन है, बगदाद ये देख सकते हैं, ये बगदाद है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर कि फरात नदी में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती हैं। फरात नदी जो है रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद ही कई धाराओं में बटने लगती हैं। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती हैं, और पुराने ज़माने में यह धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ, मटर, मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य, विषय 3 में हम पढ़ेंगे, रोम साम्राज्य सहित
सभी पुरानी व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती जो है सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की बहुत जो है कमी कुछ कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़-बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी भेड़-बकरियाँ। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ के नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियाँ में मछलियाँ की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल मतलब पिंड खजूर जो होता था देते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। अब शुरू होता है शहरीकरण का महत्व। देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें हैं, इसको पहले पढ़ते हैं तब इधर देखेंगे। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तामा और जो है तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। किससे किससे? तांबे और रागे के मिश्रण से कांसा का निर्माण होता है, टीन से। और जो है कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने और मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातुएं के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के ही होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांस्य की बनी होती थी, जिन्हें हम देखेंगे चित्र 38 में, मतलब पृष्ठ संख्या 38 में। यहाँ पर देखिए जो शहरीकरण का महत्व क्या है। तो शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है, विशेषतः इसीलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह-तरह की सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन-देन होता रहता है और उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजार की ज़रूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित रहती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रागा जिसको टीन कहते हैं, लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन डिवीज़न ऑफ लेबर शहरी जीवन की विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का भी ज़रूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि ज़रूरी चीज़ें भिन्न-भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ
गाँवों से आते हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वालों को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली के कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब-किताब लिखित रूप से रखना होता है। यहाँ पर देखेंगे वारका शीर्ष क्या है? तो वारका शीर्ष 3000 ईस्वी पूर्व उरुक नगर में स्त्री का यह सिर एक सफ़ेद संगमरमर की को तराशकर बनाया गया था। उसकी आँखों और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द जो हैं लेपिज लेजुली तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर जो बिटुमीन होता है कि जराई की गई होगी सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, टोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है और यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया जिसे काफ़ी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। ये देख सकते हैं ये संगमरमर में बनाया गया। अगला देखेंगे यहाँ पर जो लिखा गया है कि पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषताओं का योगदान रहा होगा सूची बनाने के लिए कहता है। देख सकते हैं सुंदर सुंदर जो हैं आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं। तो मुख का आँख है, ये नाक है, ये होठ है और ये जो दिख रहे हैं ये डिज़ाइन कितना सुंदर बनाया गया है। साथ ही साथ ऊपर के भाग मतलब कि इनमें औजार बहुत सारे लगे होंगे और बहुत लोगों का यहाँ पर रिसर्च हुआ होगा। अब देखेंगे आगे हम क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप को तो करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखेंगे शहरों में माल की आवाजाही कैसी होती थी, अभी कैसे हो रही है, इसको सोचिए और यहाँ पर आ जाइए। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। खाद्य संसाधन था लेकिन खनिज नहीं था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं जो होती हैं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं था। इसीलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीफी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। इन सारे पॉइंट को याद रखना है। क्या-क्या मंगाते थे, कहाँ से मंगाते थे? तो तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के जो देश हैं वहाँ से, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफ़ी मात्रा में निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहाँ खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिण मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार, सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही जो होती है गाड़ियाँ, भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला ले जाना बहुत कठिन होता है।
क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारों आदि का भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या वज्रें नदी की धारा अथवा हवा के वेग में चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवरों से जो है माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उस दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं चिकनी मिट्टी की पट्टिकाएं लगभग 3200 ईस्वी पूर्व के हैं। प्रत्येक पट्टिका की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है और इन पट्टिकाओं पर बने संकेत या चित्र जो हैं वो बैल, मछली, अनाज और नाव के हैं। ये बैल के चित्र हैं। ये अनाज मछली के चित्र हैं और ये संख्याएं हैं और नाव है। ये नाव है और ये संख्याएं हैं। ये जो देख रहे हैं ये जो है गोलाकार अक्षर संकेत है। अब देखेंगे कि इसकी जो है खोज और साथ साथ जो कैसे ये आगे बढ़ा। लेखन कला का विकास कैसे होता है। देखिए लिखा गया है कि सभी समाजों के पास लेखन कला का विकास, सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अथवा जो है ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती है। जो उच्चारित ध्वनि होती है वो अर्थ प्रकट करता है। इसे मौखिक या शाब्दिक होता है। भाव भाव अभिव्यक्ति कहते हैं जो भाव द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिखना मौखिक भाव अभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेत या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं टेबलेट पाई गई वो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियाँ और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं जो वहाँ के दक्षिण शहर उरुक के मंदिरों में आने वाले और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ें की होगी। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन-देन का अस्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन-देन अलग-अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। आगे देखेंगे यहाँ पर चित्र देख सकते हैं कि एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर किलाक्षरों में लिखी हुई है और एक जो है यह एक गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्रभाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज ये देख रहे हैं, त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित। आप देखेंगे कि अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किया गया है। ये क्या अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किया गया है। ऊपर में पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और उन्हें उसको गूंथकर थपाकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके।
वह सावधानीपूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था और फिर क्या करता था, फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह जो है दबा देता था। कीलाकार चिन्ह जो होता है क्यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं, अ, इसको बोलते हैं लातिनी शब्द क्यूनिस जिसका अर्थ होता है खूंटी खूंटी, और फार्मा जिसका अर्थ होता है आकार, मतलब खूंटी आकार। ठीक है, तो ये बना देता था। जब भी ये पट्टिकाएँ धूप में सूख जाती थी, तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसे कि मजबूत मिट्टी के बर्तन जैसे मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर ज़रूरत हो जाता, तो उस पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी, तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिले हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। क्या थी? भाषा सुमेरियन। अब लेखन का इस्तेमाल जो है हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा, जो देश की आम जनों के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईस्वी पूर्व के बाद धीरे-धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक, अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। लेखन प्रणाली देखेंगे तो जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए। लेकिन अक्षर जो होता था, अक्षर होते थे जैसे कि पुट या ला या इन। ये जो हैं इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसीलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता देखेंगे तो मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि कहीं-कहीं पेचीदा थे। पृष्ठ 33 में आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा गया था। अगर देखेंगे, अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था, तो वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर जो है लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसीलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। और मेरे अमोक मालिक को कैसे किया जाता था? मेरे अमोक मालिक को उनका अमोघ सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि जो है के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंतर में लिखा गया है कि
इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़ों जो होंगे, बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। अब अगला देखेंगे, लेखन का प्रयोग ऐसे साक्षरता होते थे। लेखन का प्रयोग क्या है? तो शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासन शासन एनम कर के बारे में लिखे गए सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की परंपरागत कक्षाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर कहकर ही पुकारा जाता था। उरुक को केवल शहर कह के पुकारा जाता था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एनमकर के साथ जोड़ा जाता है। यह महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है, यह कोई नहीं जानता था। एनमकर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न तथा धातुएं मंगाना चाहता था, और इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा अरट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी पर रहने वाले सुमा जो है, तलहट पर जो रहता था उसको सुमा कहते हैं। सुमा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहा का यहाँ पर देखेंगे मतलब भी लिखा गया है, चूहों की तरह नमस्कार किया, और उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। देखिए यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में सभी चीजें उसे बहुत छोटी लगी। अगला देखेंगे, दूत अरट्ठा के मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उसके बावजूद कि वह अरट्ठा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अतः अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया, और उसने एनमकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। तब राजा एनमकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। उस दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। जब लिखी हुई पट्टिका ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द जो है कील यानी किलाकार शब्द थे। उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। अब यहाँ पर है दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा।
लिखा गया है कि 500 ईस्वी पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियां का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया और ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए और शेष शाही शहर थे। उनमें से पहली दो श्रेणियां के शहरों पर चर्चा की जाएगी। बाहर से आने वाले बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान का पता नहीं था, लेकिन अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंट का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इनन्ना जो प्रेम व युद्ध की देवी थी। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर साधारण घरों से अलग किस्म के ही नहीं होते थे। क्या थे? अलग किस्म के ही नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें जो होते थे, कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। यही मंदिरों की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारों ऐसी नहीं होती थी। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों में फर्शों पर मछली की हड्डियां की परतें जमी हुई मिली हैं, इसीलिए। अगला है कि जो है आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि, यही कि घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक व्यापारियों के नियोक्ता अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और के वितरण के लिखित अभिलेखों के पालन के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। ये देख सकते हैं, ये वेदिका जो है बीच वाला है, ये भट्ठी है और ये प्रवेश द्वार है। मंदिर बनाए जाते थे ऐसे। अगला देखेंगे कि 5000 ईस्वी पूर्व का ये नक्शा है मंदिर का। लिखा गया है यहाँ पे कि जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी वह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी-कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। इस प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार जो है मानव निर्मित समस्याएं भी खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज़्यादा पानी अपने खेतों में ले जाते थे कि धारा के नीचे की ओर से बसे हुए गांवों को पानी नहीं मिलता था। ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र जो है बसावट का है। यहाँ पर निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख उत्कीर्णित है, जिसमें ये चित्र दिखाया गया है। 3000 ईस्वी पूर्व का ये चित्र मंदिर का जो कैसे बनाया गया है, ये दिखाए गए हैं। अगला है कि
ये लोग अपने हिस्से की जो है सरनी में से गाद, जिसको मिट्टी कहते हैं, नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के तात्कालिक देहातों में जमीन और पानी के लिए बार-बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी, तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे, वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और उसके फलस्वरूप नई-नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। इस समय के विजेता मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों के आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। जैसा कि इनाम कर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था ने राजा की ऊंचा राजा की सॉरी राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर इसका जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। उसका अगला है कि हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक दौर की कल्पना कर सकते हैं, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और जो है उनसे हताहत कुछ शत्रुओं के चित्र मिलते हैं और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ, तो उसके कारण दर्जनों छोटे-छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फले-फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहरे की एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। उरुक नगर 4200 ईस्वी पूर्व से 4000 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा और उस दौरान 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वह बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही ना देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था, उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली हैं, जिनमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुपात के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। राशन के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने और सॉरी सॉरी शासक के हुक्म से शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से
3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। बस जो है वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े-बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए सहातीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। ये चित्र देख रहे हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चित्र में आपको पढ़ना है कि ऊपर एक जो है काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट स्लेट जो है पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है और उसके बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी, कमर पट्टी और लंबे अंगरखें के निचले हिस्से स्कर्ट को देखिए और नीचे दिए गए दृश्य में उसमें एक शेर पर अपने बड़े जो है धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। ये चित्र देख सकते हैं और ये स्कर्ट वाला चित्र है और ये जो है चित्र दूसरा जो कि दोहरे दाढ़ी वाला चित्र है। और यहाँ पर नीचे जो दिखाया गया है ये क्या है, इंद्रधनुष से आक्रमण करते हुए। ऊपर के दृश्यों में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भाले से मार गिराता है। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व का यह तस्वीर है। ये देख सकते हैं, ये मार गिराता है ये ऐसे करके। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर पहले अब इसको हम पढ़ेंगे कि सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु जो कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था और इन शंकुओं को भिन्न-भिन्न रंगों में रंगकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों की सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। इस कला के सुदूर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाले चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक जो है युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर यह चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। अगला पॉइंट है कि एक बेलनाकार मुद्रा की छाप। लगभग 3200 ईस्वी पूर्व इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र व्यक्ति खड़े हुए हैं और ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर उत्कीर्ण शिलापट या स्लेट दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी है। चित्र में 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं और 1, 2 यहाँ पर भी देख रहे हैं, युद्धबंदी हैं ये सभी के सभी, जिसके हाथ बंधे हुए हैं और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। ये दया की भीख मांगा जा रहा है। आगे देखेंगे, ये जो है स्लेट पत्थर ऐसे शिलापट्ट होते हैं जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किया जाता है। स्लेट की पत्थर क्या होता है, पत्थर के ऐसे शिलापट्ट होते हैं, स्लेट जो होता है कि उसमें जो है अभिलेख उत्कीर्ण किया जाता है। ये मोहर है और इसको पढ़कर समाप्त करने के अगला पार्ट में पढ़ेंगे शहरी जीवन को। मोहर को देखिएगा कि भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए होते थे, लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी पूर्व ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर-पार छिद्र होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उसमें लगातार चित्र बनता जाता था। वे अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते थे और कभी-कभी जो है उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम और उसकी अपनी
पदीय स्थिति यादी। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती है। ये देख सकते हैं, ये पुरानी जो है 5 पुरानी बेलनाकार मोहरें और उनके छापे हैं। प्रत्येक की छाप का विवरण दें और क्या उन पर जो है किलाकार लिपि अंकित है। ये देख सकते हैं, इसमें लिपि भी अंकित है और यह बेलनाकार मोहरें हैं। तो चलिए अब जो है दूसरा पार्ट में इसको कर लेंगे। ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैप्टर यही होगा दूसरे पार्ट में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।